गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 5 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो पहला आर्टिकल है वो है फर्स्ट पेज से, पीपल रिजेक्टेड नेगेटिविटी डोंट वेंट फ्रस्ट्रेशन इनटू द हाउस। क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि जैसे वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीते हैं, उसके बाद से कल ही से हमें पता है कि विंटर सेशन आपका पार्लियामेंट में शुरू हो गया है। सो मंडे से विंटर सेशन शुरू हुआ है। कितने सेशन होते हैं पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट में आपके प्रीलिम्स के लिए सब कुछ बता रही हूँ मैं। 3 सेशन होते हैं, जो कि होता है, सबसे पहले शुरुआत होती है आपके बजट सेशन की, जो कि स्टार्ट होता है आपका अप्रैल एंड मई। एंड उसके बाद आपका जो सेकेंड सेशन होता है वो होता है आपका monsoon session, and this monsoon session starts from June, July and September, and the last one जो कि लास्ट होता है वो होता है आपका बजट सेशन, जो कि नवंबर दिसंबर के लिए 2 महीने के लिए होना चाहिए। जस्ट सॉरी, इट्स नॉट बजट सेशन, इट्स विंटर सेशन। तो लास्ट कौन सा होता है आपका, जो कल से शुरू हो गया, मंडे से शुरू हो गया, ये है विंटर सेशन, और इसकी शुरुआत हो चुकी है कल ही से। एंड इसी में यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कैसे जो नेगेटिविटी है उसको दूर रखना चाहिए, और सभी अपोजिशन को भी वो एडवाइस करते हैं कि ठीक से काम करिए, कोई बात नहीं, होता रहता है। खैर चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं काम के आर्टिकल्स के ऊपर। जो सबसे पहला हम एडिटोरियल या एक्सप्लेन्ड पेज पर भी पहुँच के पढ़ने वाले हैं वो है पिलाटस PK7 MK2। क्या है? जीएस पेपर 3 में इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, एंड जीएस पेपर 3 में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के पोर्शन के लिए इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द एयरफोर्स एंड डिफेंस एंड एयरपोर्ट एंड डिफेंस पार्ट। नाउ कम फॉरवर्ड। तो अभी आगे चल के देखा जाए तो क्या हुआ है, मुद्दा क्या है। देखिए, ये जो आपके पिलाटस PK7 MK2 है ना, ये आपका न्यूज़ में है और प्रीलिम्स में आ सकता है। इसका ऐसा माना जा सकता है कि ठीक है, प्रीलिम्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तब सवाल उठता है, ये है क्या? ये हमारे जो इंडियन एयरफोर्स है वहाँ पर जो ट्रेनिंग देनी होती है, नए जो हमारे ट्रेनी आते हैं एयरफोर्स के अंदर, उनके लिए इनको यहाँ पे रखा गया है। एज अ ट्रेनिंग व्हीकल है ये हमारे पास एयरफोर्स के लिए। और अभी जस्ट एक दिन पहले ही यहाँ पे दिसंबर 4 को जब ट्रेनिंग दी जा रही थी, स्विस से हमने इनको लिया हुआ है, और वहाँ पे 2 पायलट्स की डेथ हो जाती है, क्योंकि एक जो ये था ये टूट जाता है। इसके टुकड़े जो है वो 40 किलोमीटर दूर मिलते हैं, दूंदीगल तेलंगाना से, जहाँ पे एयरफोर्स एकेडमी है। तो ये खबर थी अभी तक। तो ट्रेनर एयरफोर्स सिर्फ ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ट्रेनिंग अच्छे से की जाए सभी की। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनको टाइप कैसे है। देखिए, AIF जो थे ना, उनके पास अभी 75 पिलाटे PC7M2 एयरक्राफ्ट है, और उनमें से एक अभी क्रैश भी हो गया, तो बचे कितने? 74 एयरक्राफ्ट। कुछ सालों पहले 2011 तक इंडिया में खुद के इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट होते थे, लेकिन उनमें कुछ प्रॉब्लम आती थी, और इसी वजह से जो वो PC7 होता था उसको प्रोक्यूर करने के लिए यहाँ पे मना कर दिया गया 2012 के अंदर। क्यों? क्योंकि बार बार बहुत सारे इंसिडेंट होते थे यहाँ पे, उसके सेफ्टी से लेके बार बार यहाँ पे दुर्घटनाएं होती थी। तो इसी वजह से फिर यहाँ की जो स्विस कंपनी है उसको स्विट्ज़रलैंड में ये बोला गया कि आप हमें दे दीजिए, और 75 इनको पहले कुछ को भेजा गया 2012 के अंदर, कुछ को भेजा गया 2015 के अंदर। और ये 75 एयरक्राफ्ट जो कि अराउंड 6,500 करोड़ से ज़्यादा इनका खर्च आया था, वो हम लोगों ने मंगवा लिया। P7 जो इंडिया के सबसे पहले ऑपरेशन में चलते थे, वो आपके 1970s में सबसे पहले शुरुआत हुई थी। तो P7 पहले चलते थे 2012 तक, ठीक है, दिस वॉज टिल 2012। और अब उसके बाद कौन से आ चुके हैं? अब उनके बाद आ चुके हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दिस ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जो कि आपका है अगेन MK2, पिलाटे PC7 MK2। तो ये सब कुछ हमें अभी पढ़ना था। एंड मतलब कि एयर रिक्वायरमेंट्स क्या थी इंडियन एयर फोर्सेस की, इसकी बात की जाए तो इंडियन एयर फोर्सेस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है अभी अभी, जो हमारे खुद की इंडिजिनियस डेवलपमेंट कंपनी है HPT32, और उसको भी ऑर्डर दिया है कि वो भी यहाँ पे इंडिया के अंदर कुछ 40 बेसिक ट्रेनर कोर्स को बनाए, और अगले 6 साल के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ। और अभी यही देखा जा रहा है कि अगले 6-7 साल के अंदर अंदर इनको दे दिया जाएगा एयरफोर्स को बनाकर।
चलिए नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है द फॉसिल फ्यूल क्वेश्चन। क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं COP28 की यहाँ पे बात चल रही है। COP28 कहाँ चल रहा है? दुबई में हो रहा है। और दुबई कहाँ है? UAE में है। तो वहीं पे ये COP28 की बात हो रही है और वहीं पे सवाल उठा कि क्या जो फॉसिल फ्यूल है, जो कि आपके फॉसिल फ्यूल होते हैं जिसके अंदर आपका ऑयल आता है, जिसके अंदर आपकी नेचुरल गैसेस आती हैं, जिसके अंदर आपका दिस कोयल आता है, कोयला, तो ये जो सारी चीज़ें हैं क्या इनके ऊपर सवाल उठेगा या नहीं उठेगा, ये एक सवाल था। क्योंकि बहुत समय से लगातार जो डेवलप कंट्री है वो इसको टाले जा रही थी, मोस्टली बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन, या तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको इसके ऊपर डिपेंड होना होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पावर के लिए, या फिर बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो प्रोड्यूस करती हैं और उनका सारा का सारा जो काम होता है, इकोनॉमी जो चल रही है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। जैसे UAE के आप ऊपर ही हम बात करें तो UAE से लेके सऊदी अरेबिया तक ये सब ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर आपको क्रूड ऑयल मिलता है। क्रूड ऑयल क्या होता है? कच्चा तेल होता है। इस क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज़ के अंदर लाया जाता है एंड इन रिफाइनरीज़ के अंदर, जो कि इंडिया में भी है, फिर इसको चेंज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैसोलीन। और गैसोलीन क्या होता है आपका? गैसोलीन जिसे नॉर्मल हम लोग पेट्रोल बोलते हैं, तो गैसोलीन में इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, बट ये अर्थ में हमें क्रूड ऑयल के रूप में ही मिलता है, राइट। तो अब यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया है अमित सिन्हा द्वारा और ये कह रहे हैं कि कैसे कुछ टाइम से, पिछले कुछ समय से बहुत सारे जो देश हैं वो नहीं चाहते थे कि क्रूड ऑयल के ऊपर बात उठे या फिर उसको कोई ऐसे इस तरीके से रोकना चाहे, मेमोरेंडम के अंदर लेके आए कि नहीं आपकी उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। लेकिन UAE मिनिस्टर जो है इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के, जिनका नाम है प्रेसिडेंट सुल्तान अहमद एहाई, उन्होंने इसके बारे में बात की है क्योंकि उनसे एक सवाल पूछा गया। सवाल पूछा किसने? रिपोर्टर ने पूछा। क्या पूछा? देखिए, इनसे पूछा गया था कि क्या फॉसिल फ्यूल भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, और ऐसा सवाल इनसे इसलिए पूछा गया था क्योंकि ये मिनिस्टर तो है इजराइल के, यहाँ पे UAE के अंदर आपके, लेकिन इसके अलावा ये एक प्राइवेट कंपनी के CEO भी हैं और वो जो प्राइवेट कंपनी है उसको बोला जाता है नेशनल ऑयल कंपनी। ये जो नेशनल ऑयल कंपनी है ये वर्ल्ड की 12th लार्जेस्ट ऑयल की कंपनी है, सबसे बड़ी, 12वें नंबर पे ये आती है, 12th लार्जेस्ट कंपनी। और इसीलिए इनसे पूछा गया कि आप ऐसे हिपोक्रेसी तो नहीं करेंगे कि ठीक है दो चेहरे लेके चलेंगे, एक तरफ तो आप चला रहे हो खुद की इतनी बड़ी और उसके अलावा आप अपने इंटरेस्ट में इसका इस्तेमाल तो नहीं करने वाले हैं ना। तो ऐसे कुछ सवालों के उसमें इन्होंने आंसर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल इंसान हूँ या इम्पार्शियल इंसान हूँ और उसी के बुनियाद पे फ्यूचर फ्यूल के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल बात की जाएगी। जो आपका मैंडेट निकल के आएगा लास्ट में, अभी ख़त्म होने के बाद जब ये COP28 का मैंडेट आएगा तो उसके अंदर फॉसिल फ्यूल के ऊपर बात जरूर आएगी। फिर अदर कंट्रीज़ पे जा रहे तो अदर कंट्रीज़ में देखा जाता है कि इंडिया जो है स्टार्टिंग से ही, मतलब इंडिया की पोजीशन देखी जाए कि कैसे इंडिया का इनिशिएटिव इसमें क्या रहा है, तो इंडिया का इनिशिएटिव COP27 से ही काफ़ी, मैं कहूँगी कि आपका प्रोग्रेसिव यहाँ पे देखा गया है। क्योंकि जहाँ अमेरिका या फिर जो EU है, यूरोपियन यूनियन है, जिसके अंदर 27 कंट्रीज़ अलग से आती हैं, पूरा मतलब यूरोप की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ यहाँ पे हैं। उसके अलावा आपका USA है, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर बिल्कुल भी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस लगाना नहीं चाहती थी। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जिसने खुद से प्रोएक्टिव होकर यहाँ पर आपका एक आगे रखी बात कि नहीं फॉसिल फ्यूल को भी रिड्यूस कर देना चाहिए, समय के साथ फेज आउट कर देना चाहिए। क्योंकि जो आपको नुकसान फॉसिल फ्यूल से हो रहा है, जो कार्बन का इमिशन फॉसिल फ्यूल से हो रहा है, उसको रोक पाने का एकमात्र तरीका यही है कि उसका यूज़ कम करो, उसको कम इस्तेमाल में किया जाए। इससे अलावा इसका कोई और तरीका है नहीं। तो इंडिया का स्टेटस यहाँ पे काफ़ी प्रोएक्टिव रहा है, काफ़ी अच्छे से वो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने अपनी स्टैंड यहाँ पे दिखाया है। और एंट्री के अभी यही है कि वर्ल्ड की फॉसिल फ्यूल्स जो है फाइनली एंट्री लेने वाली है क्लाइमेट की नेगोशिएशंस में COP28 के अंदर। और ये प्रेशर हालांकि इंटेंस नहीं होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं सभी कंट्रीज़ अभी के अभी ख़त्म करो, ऐसा नहीं होगा। प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होगा, प्रेशर ठीक लेवल का होगा। लेकिन एटलीस्ट कहीं ना कहीं जो 2030 के टारगेट है उनको तो अभी हम नहीं बना सकते। 2030 के टारगेट्स क्या थे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो हमारे टारगेट है, टू एंड पॉवर्टी, टू डू दिस,
दिस एंड दैट, उनके हम आसपास भी नहीं हैं। हमने टारगेट लिया था कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा जो सेल्सियस है टेम्परेचर जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो ऑलमोस्ट ऑलरेडी बढ़ चुका है। 2023 के अंदर ही बढ़ चुका है। सोचा था हमने 2030 तक हम इसको बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन ये ऑलरेडी बढ़ चुका है और इसीलिए मुद्दा ज़्यादा आ रहा है। इवन सुल्तान अल जबेर जो कि ये आपके मिनिस्टर हैं इंडस्ट्री के, वो ये बात भी कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को फेस आउट कर देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो फाइनल डिसीजन है COP28 का, उसमें भी इसका मेंशन जरूर मिलेगा कि कैसे फॉसिल फ्यूल्स को यहाँ पे डाउन कर देना चाहिए, फेस डाउन कर देना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि बात करता है व्हाई इज साइक्लोन मिशोंग हेडेड टू आंध्र कोस्ट एंड अनयूजुअल स्टॉर्म। हमने 4-5 दिन पहले ये बात नोटिस की थी और हमने न्यूज़पेपर में डिस्कस भी किया था कि कैसे एक साइक्लोन जो है वो आ रहा है आपका बेसिकली बे ऑफ बंगाल से होता हुआ आंध्रा की तरफ बढ़ रहा है। और वहाँ पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उन लोगों को कहीं ना कहीं एक वार्निंग भी इशू की थी कि सब लोग ठीक रहिए, और वो साइक्लोन बिल्कुल पहुँच चुका है बे ऑफ बंगाल से बन के। साइक्लोन का नाम है यहाँ पे मिचुएंग, जो कि आप देख भी सकते हैं मिचुएंग। और इसके अलावा बात करें कि हमारे लिए कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी साल आया, बिल्कुल आ सकता है, याद रखिएगा। है क्या, आपसे स्टेटमेंट दे के पूछा जा सकता है कि ये किस रिलेशन में है या क्या था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेंस के लिए जीएस पेपर 1 में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको फिजिकल फीचर्स वहाँ पे पढ़ने होते हैं। मेंस के लिए जीएस पेपर 3 में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनवायरनमेंट के अंदर भी आपके साइक्लोन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है कि कैसे आप मैनेज करेंगे इन सारी चीज़ों को, क्या क्या होना चाहिए, अर्ली मॉनिटरिंग होनी चाहिए या फिर अर्ली जो आपका चेतावनियाँ है, वार्निंग सिस्टम, वो ठीक से चलना चाहिए। तो ये सब कुछ इस हिसाब से रिलेटेबल हमारे लिए हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि है क्या। मुद्दा ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन मिचकोंग जो है वो आंध्र प्रदेश के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है, कोस्ट के डिस्ट्रिक्ट जैसे कि बटाला डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा हम बात करें तो नेल्लोर की जो शहर है वहाँ पे या मछलीपट्टनम, यहाँ पे ये पहुँच चुका है और बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे देखी गई है। फ़ोटो में देखिए कैसे लोग जो है हैवी रेनफॉल का शिकार हुए हैं। और शाम के 5 बजे ये बारिश यहाँ पे शुरू होती है। IMD मेट्रोलॉजिकल, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये बताना है कि जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो आया था अराउंड 80 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ नेरोर से और 120 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ चेन्नई। 5:30 बजे ये आता है और उसके बाद हैवी रेन होती है मोस्ट ऑफ द तमिलनाडु के पार्ट में और आंध्र प्रदेश के पार्ट के अंदर। तो ये कल की ही बात है, दिसंबर 4 मंडे को ये हो रहा है। अनयूजुअल साइक्लोन है, ये सवाल उठता है कि क्या ऐसा अनयूजुअल था। ऐसा एक्चुअली ये है कि क्योंकि अनफेवरेबल ओशन कंडीशंस अभी चल रही है, उसी वजह से नॉर्थ इंडियन जो ओशन है उसके अंदर एक्चुअली में यहाँ पे आपके ये बना है, ठीक है, नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर। और ये एरिया ही हाई सेंसिटिव साइक्लोन एरिया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है, हैवी एंड वाइड स्ट्रेप रेन होती है इसकी वजह से। इसी का एग्जांपल लिया जाए तो जैसे IMD ने पहले कह रहे थे कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म होने वाला है, 5-6 दिन पहले से IMD को पता था ये आने वाला है, तो कह रहे थे ट्रॉपिकल स्टॉर्म। और ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्या होता है, जिसके अंदर ज़्यादा आपकी स्पीड ना हो या स्पीड जो हो वो अपमस्ट 87 किलोमीटर लास्ट होनी चाहिए, कि ठीक है 60 से 80 किलोमीटर के बीच की स्पीड्स के साथ ये आएगा। लेकिन अब बाद में जब ये आंध्रा कोस्ट पर पहुंच जाता है, उसके बाद IMD इसको अपग्रेड कर देती है, इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देती है और कहती है कि नहीं, ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म ना हो के ये है सीवियर स्टॉर्म। और सीवियर क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि इसकी स्पीड में बढ़ोतरी देखिए, इसकी स्पीड जो थी वो 88 किलोमीटर पर आवर से बढ़ के हो गई थी 166 किलोमीटर पर आवर के अराउंड। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड इसमें देखी गई थी, इसीलिए इसको सीवियर की कंडीशन के अंदर यहाँ पे डाल दिया गया था। और इसी की बात करें कि और क्या होता है, इंडियन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स एक्चुअली में है क्या और क्यों आते हैं। तो देखिए इंडिया का जो ट्रॉपिकल पार्ट है, हमें पता है कि इंडिया जो है वो अपर यहाँ पे देखिए आप इधर, दिस इज़ अर्थ, दिस इज़ इक्वेटर। और इंडिया की जो लोकेशन है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे ग्लोब के ऊपर के हिस्से के अंदर इधर। सो यहाँ पे 8 डिग्री के अराउंड जो है इंडिया का लास्ट में लगता है, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 8 तक ये पहुँच पाता है। और ये देखिए जो
आप 23 डिग्री नॉर्थ देखेंगे, 23 डिग्री साउथ देखेंगे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर क्योंकि ये इंडिया आता है, तो इस पूरे इन दोनों ट्रॉपिक्स के पार्ट को बोला जाता है ट्रॉपिकल। यहाँ का मौसम भी ट्रॉपिकल होता है क्योंकि हीट ज़्यादा आती है ना, हीट की वजह से, सन की वजह से ट्रॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा हीट आपको देखने को मिलेगी। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा यहीं पे दिखेगा। इसके ऊपर का जो टेम्परेचर 66.5 डिग्री का, तो ये टेम्परेट जोन है, यानी कि ये ना ज़्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है। यूरोप जैसी जो कंट्रीज़ इन्हीं में आती हैं। उसके ऊपर फ्रिज्ड जोन है कि सब कुछ जमा हुआ है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का आप इधर देख पाएंगे, बर्फ़ जो दिखती है आपको, क्योंकि सन की लाइट यहाँ पे इंक्लाइन कर जाती है, डायरेक्ट नहीं आती हैं, तो वो कम पहुँच पाती है उधर तक। तो ये है कि इंडिया का जो ट्रॉपिकल है ना, वो एक्चुअली में बे ऑफ बंगाल के अंदर 4-5 यहाँ पे साइक्लोन्स आपके बनते ही रहते हैं। तो 4 से 5 साइक्लोन्स यहाँ पे रेगुलरली बनते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो सबसे खतरनाक साइक्लोन्स होते हैं वो होते हैं आपके मार्च से लेके, जो कि प्री मानसून टाइम है मार्च और अप्रैल का, और उसके बाद जो पोस्ट मानसून टाइम है, जैसे मानसून ख़त्म हो चुकी है तो अभी जो ये नवंबर दिसंबर वाला टाइम है, तो यहाँ पे जो बड़े मानसून है या बड़े जो साइक्लोन हैं उनकी बनने की यहाँ पे कहीं ना कहीं उम्मीद होती है, और यही थोड़े ज़्यादा स्पीड के साथ बनते भी हैं। स्टॉर्म की इंटेंसिफिकेशन की बात की जाए तो देखिए, ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं ना, उनको हीट मिलती है आपकी ओशन की गर्मी की वजह से, क्योंकि ओशन के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, जो कि ऑलमोस्ट 26 डिग्री तक हो जाता है। अगर हम गहराई के हिसाब से नापें तो 50 मीटर से लेके 100 मीटर तक। अब क्योंकि ये ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, वेपराइजेशन थोड़ा ज़्यादा स्पीड से होगा ऊपर की तरफ, और वो होगा तो ये गर्म जो हवा है ना, और जिसका करंट है, वो एक साइक्लोन की स्पीड को बढ़ा देगी, ना कि उसको कम कर पाएगी। तो ये इस तरीके से अमर्ज होता है, और साइक्लोन की जो स्ट्रीम है वो ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती है। एक ओशनोग्राफिक पैरामीटर है जिसको ट्रॉपिकल साइक्लोन हीट पोटेंशियल भी बोला जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन हीट पोटेंशियल। तो ये जो TCHP होता है आपका, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है जब भी कोई भी साइक्लोन बढ़ता है। और कारण पे आप समझ गए होंगे ना कि हीट का पोटेंशियल कितना है, कि टेम्परेचर वहाँ पे कितना ज़्यादा है, गर्मी कितनी ज़्यादा है, तो वही पोटेंशियल के हिसाब से यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितनी स्पीड यहाँ पे आपके साइक्लोन की होने वाली है। फिर ये कहते हैं कि अब ये हो जाएगा, उसके बाद क्या लैंडफॉल पे क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है। इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, ये आ तो गया है कोस्ट में, इसका शुरुआत भी हो गई है, तो इम्पैक्ट इसका होने वाला है कि एक तो बहुत ज़्यादा हैवी रेन होगी। कहाँ कहाँ होगी ये हैवी रेन? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज़ है, कुछ डिस्ट्रिक्ट है जैसे गोदावरी, कृष्णा, बत्ताला, गुंटूर, श्रीकुल्लामपुरा, पलनडु, अनाकापाली, विशाखापट्टनम, विजयग्रामम, कुरुनोल। तो ये जो कुरुनोल जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो यहाँ पे बहुत सारा आपको हैवी रेन दिखेगा। हैवी रेन होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इस समय पे जो क्रॉप्स वहाँ पे लगी हुई हैं, खेती जो वहाँ पे है, उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा, उसको ये ख़राब करेगा। इसके अलावा पैडी अभी जो लगा हुआ, जैसे चावल धान की खेती वहाँ पे लगी है, वो ख़राब होगी। पाइनएप्पल की, अनानास की जो खेती होती है वो वहाँ पे लगी हुई है। तो स्टैंडिंग क्रॉप है ये, कि अभी इनका टाइम नहीं आया काटने का, लेकिन ये स्टैंड कर चुकी हैं, और इनका हार्वेस्ट शायद हो जाता है 1-2 महीने के बाद। लेकिन अब 24 घंटे ओवर 200 mm से ज़्यादा जो बारिश यहाँ पे होने वाली है, जो कि आपका जो मानसराम है वहाँ पे ये बारिश सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी, इतनी ज़्यादा, तो वो बारिश यहाँ पे हैवीली देखने को मिलेगी, और उसी की वजह से ये खराब होगा। वेव्स, फोर्थ जो होगा वो होगा आपकी लहरों के ऊपर। लहरें जो हैं आपकी समुद्र के ऊपर जो उठती हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी उठेंगी, जैसे 1.5 मीटर तक का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जब साइक्लोन कोस्ट के नज़दीक होगा, उस समय पे हवा की स्पीड जो होगी वो 90 से 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होगी, और उसके बाद ही जो वहाँ पे लहरें होंगी वो भी 1.5 मीटर तक ऊपर उठ जाएंगी, जो कि कहीं ना कहीं ऑफकोर्स जो लोग वहाँ के आसपास के लोग हैं उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं अगेन, हमारा एक टॉपिक आया हुआ है एडिटोरियल पेज पे, जो कि लिखा गया है अस्का शेख जी द्वारा। ये कहती है सेंटर्स ऑफ इंक्लूजन, एम सेंटर फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर इज वेलकम बट स्ट्रक्चरल हर्डल्स रिमेन्स। क्या बात कह रही हैं कि एम्स के अंदर, देखिए पहले तो ये इंपॉर्टेंट कहाँ होता है, GS पेपर 2 में आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे मैं ऑलरेडी बात करती हूँ सोशल जस्टिस की, लेकिन उसके अंदर भी सोशल जस्टिस की भी जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ
यहाँ पे भी इससे अलग जो टॉपिक है वो है आपका वेलफेयर स्कीम। जो वेलफेयर स्कीम होती है किसी भी वनरेबल सेक्शन के लिए, वनरेबल सेक्शन जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसजेंडर कितना वनरेबल सेक्शन है हमारे अभी सोसाइटी का, तो उनके लिए जो भी वेलफेयर स्कीम कराई जाती है सेंटर एंड स्टेट द्वारा, तो ये बिल्कुल आपके सिलेबस में यूपीएससी द्वारा रिकमेंडेड है कि इनको आप पढ़िए। तो उसी के लिए हम लेके आते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या बात करी जा रही है यहाँ पे। ये कह रहे हैं द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम के अंदर, एम्स दिल्ली की यहाँ पे बात हो रही है कि इसके अंदर एक नया आपका डिपार्टमेंट बन रहा है। वो क्या बन रहा है, वो होगा आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर। 2024 के अंदर ये बन जाएगा इस तरीके से, इस नाम से, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रांसजेंडर एंड हेल्थ केयर। जो ट्रांसजेंडर पीपल्स के बारे में आशिका जी बात करती है कि कैसे जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनका समाज के अंदर हिस्टोरिकली इतिहास अगर हम उठा के देखें तो उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उनके साथ बहुत ज़्यादा, और समाज ने कहीं ना कहीं उनको मार्जिनलाइज कर दिया, एक जगह पे छोड़ दिया गया, उनका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इवन अगर सरकार की बात करें, इवन अगर इंडिया की बात करें, तो उनको लीगल राइट भी पहली बार मिलते हैं 2014 के अंदर। कब मिलते हैं, कौन सा केस होता है, देखिए यही होता है कि अगर आप इन केसेस को यहाँ पे याद कर लेंगे ना और अपने आंसर में फ्रेम करके रखेंगे तो आपकी बात की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कुछ केसेस आपको याद रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये केस आपको याद रहना चाहिए जो कि होता है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, यानी कि एग्जीक्यूटिव के लिए हमेशा अगर आप कभी भी केस होगा तो गवर्नमेंट के खिलाफ होगा, एमपीज़ के खिलाफ नहीं होगा, तो एग्जीक्यूशन के खिलाफ, इसलिए यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ केस हो रहा है। 2014 में ये केस होता है। ट्रांसजेंडर जो है उनको यहाँ पे अधिकार दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अधिकार देते हैं कि उनको उनके जो राइट्स हैं वो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं उनके कुछ, और वही जो मौलिक अधिकार सब पे लागू होते हैं वो उन्हीं पे लगेंगे। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता, ना उनके जेंडर के बेस पे होना चाहिए और ना ही उनके सेक्स के बेस पे होना चाहिए। फिर इन्हीं सब चलने के बाद 5 साल बाद 2019 में पार्लियामेंट एक कानून बनाती है जो कि होता है, जो कि जाना जाता है आपका ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। ये जो आपका एक्ट आता है ये बात करता है कि कैसे जो ट्रांसजेंडर पीपल है उनके हेल्थ केयर के बारे में उनका एम्फेसिस किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड की जानी चाहिए। उनकी सेक्स असाइनमेंट की जो सर्जरी होती है, जैसे मान लीजिए अभी उनको एक इंडिविजुअल बन के रहना, आइदर वो या तो औरत बनना चाहते हैं या आदमी बनना चाहते हैं, तो उनमें से वो किसी एक अपने बॉडी पार्ट को रख सकते हैं। इन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता होता है कि उनके अंदर दोनों करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, औरत के भी होते हैं आदमी के भी होते हैं। लेकिन अगर वो चाहें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं और उसके बाद अपने एक बाइनरी सेक्स को, जो कि माना जाता है कि या तो फीमेल या मेल, उसको चुन सकते हैं। तो ये आपका एक्ट जो कि 2019 में आता है वो यहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद इसी के बाद में आते हैं आपके द ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स रूल्स 2020, ट्रांसजेंडर पर्सन रूल्स 2020। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि उनके लिए एक सेपरेट वार्ड बनवाया जाए हॉस्पिटल्स के अंदर, और इसके अलावा क्योंकि उनके लिए वॉशरूम्स कोई सेपरेट नहीं है तो उनकी भी सुविधा यहाँ पे की जाए। अभी तक अगर हम इस दिशा में चलें तो हमारे ये 3 चीज़ें अभी तक अच्छे से की गई हैं, और 4th जो चीज़ें हैं वो होने वाली है अब आपकी एम्स के अंदर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। लेकिन ये कह रही है कि वैसे तो अधिकार लीगली तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल ट्रांसजेंडर लोगों को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आज भी देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं डिनायल मोड में, अभी तक उनको कंप्लीटली सोशली ये अधिकार नहीं मिलते। इवन हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि राइटर खुद में एक एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन जामिया मिलिया के अंदर, और ये बताती है कि कैसे स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया है कि वो इस कम्युनिटी को आपको एक्सेस दिलाया जा सके। मेंटल हेल्थ केयर के ऊपर यहाँ पे कोई बातचीत नहीं होती है, क्योंकि इंसान जितना बीमार अगर बाहर से फिजिकली हो सकता है उतना ही उसकी मेंटल जो हेल्थ केयर है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और
ये सब चीज़ें करवाने में, ट्रांसजेंडर्स को डाइवर्स करने में यहाँ पे जो स्टेट की मशीनरी है वो फेल हो चुकी है। हालांकि स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसके अलावा ये फिर से एक सवाल उठाती कि कैसे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जब सेक्स असाइनमेंट को बढ़ावा दे रही है, या जैसे बढ़ावे की भी बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि कैसे प्रोसीजर करवा के वो मेल या फीमेल में बन सकते हैं, एक अपना बाइनरी जेंडर चूज कर सकते हैं। तो उस समय पे यहाँ पे कह रहे हैं कि कैसे, देखिए जैसे पासपोर्ट में आज तक भी ये ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से कोई आपका एक सेक्स या जेंडर कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया, जो कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन इंडिविजुअल। उसके फंडामेंटल राइट में है तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। और इसी वजह से बहुत सारे ट्रांसजेंडर ऐसे हैं जो सर्जरीज करवा रहे हैं, और सर्जरीज जो कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल ज़्यादा करते हैं, एम्स में ऐसा नहीं है। जो कि एम्स अगर देखा जाए तो एक्सीलेंस के मामले में सबसे ज़्यादा टॉप पे आता है पूरे इंडिया में, लेकिन फिर भी वहाँ पे ये नहीं है। और कहीं ना कहीं इनका मानना है कि ये थोड़ा सा धकेला जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने किसी न किसी जेंडर को चुने ही। ये शायद ठीक नहीं लग रहा है उधर को। और अगर हम बात करें इससे आगे कि इसके अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, अब आगे इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। ये कह रहे हैं कि आगे मतलब बेसिकली आपने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना भी दिया, और बनाने के बाद अब आगे क्या किया जा सकता है कि राइटली उनको हर अधिकार जो है उनका वो प्रोवाइड करवाया जा सके, या जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनकी तरफ से यहाँ पे क्या जिम्मेवारी आगे आती है। तो ये कहते हैं कि पहले 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं जो कि आप अपने कंक्लूजन के अंदर लिख सकते हैं। जैसे पहला सॉल्यूशन होगा कि ये जो एडिशन है, क्वालिटी का यहाँ पे एडिशन किया जाना चाहिए, अच्छे से उसको मिलाया जाना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हेल्थ केयर के अंदर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो दोनों हेल्थ केयर सिस्टम है उसके अंदर क्वालिटी दीजिए। उनका जो आपके रूल्स आए हैं 2022 के, जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स रूल है, उनमें भी उनके अकॉर्डिंग भी जो वॉशरूम वगैरह बनने चाहिए उनको बिल्कुल उसके मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि वो चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, जो कि अभी तक ज़्यादातर केसेस में नहीं हुई है। फिर अगर हम बात करें तो ये कहती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मेडिकल का जो करिकुलम है, जो आपकी पढ़ाई होती है, जिस बेस से होती है, सिलेबस जिसको बोला जाता है, उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। मेडिकल प्रोफेशंस को ये बताने की ज़रूरत है कि उनको ज़्यादा इंक्लूसिव होना पड़ेगा, उनको ज़्यादा लोगों को हैंडल किस तरीके से करना है वो देखना पड़ेगा, और ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल नीचे जाके ये सब कुछ चीज़ों पे काम करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नाउ। तो ये बातें थी। नेक्स्ट चलती है द अनटोल्ड ऑयल स्टोरीज। ये लिखा गया है विक्रम सिंह मेहता द्वारा, और ये कहते हैं स्टार्टिंग में ये बताते हैं ऑयल के बारे में कि कैसे यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। अभी तेल के जो हो रहा है, हम ऑलरेडी ऊपर ये थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। पहला ये कहते हैं कि या तो ऑयल के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, या ऑयल के प्राइसेस डिक्रीज कर सकते हैं। क्यों? कारण क्या है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसराइल और गाज़ा या वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं